जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि सब ठीक होंगे। लेकिन आपकी जो पेंशन है उस पे सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हाल ही में 1 फरवरी 2026 को आम बजट के दौरान जो पेंशन है, भूतपूर्व सैनिकों की जो डिसेबिलिटी पेंशन है, उसको इनकम के दायरे में लाके खड़ा कर दिया है। अब इसके बाद वो सभी भूतपूर्व सैनिक जो डिसेबिलिटी पेंशन के हकदार हैं, डिसेबिलिटी पेंशन पा रहे हैं, वो तो चिंतित हो ही चुके हैं। लेकिन जो आज सेवारत सैनिक है, जेसीयू है, अधिकारी है, उनकी भी चिंताएं बढ़ चुकी है कि आने वाले समय में पहली बात तो डिसेबिलिटी पेंशन के लिए जो नए इंटाइटलमेंट्स रूल है उसके अनुसार मिलेगी नहीं, और यदि डिसेबिलिटी पेंशन मिल गई तो वो इनकम मानी जाएगी और सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा अधिकारियों को। जेसीयू और जवानों की डिसेबिलिटी पेंशन और सर्विस पेंशन मिला के ही साल के 7-8 लाख रुपए होते हैं, तो वो इनकम टैक्स के दायरे से बाहर है। लेकिन अधिकारियों की जो डिसेबिलिटी पेंशन और सर्विस पेंशन वो इनकम के दायरे में आ चुकी है, इनकम टैक्स के दायरे में आ चुकी है, जिससे जेब ढीली करनी होगी और लाखों रुपए सरकारी खजाने में इनकम टैक्स के तौर पे जमा करने होंगे। इसी चिंता के बीच में कुछ डिसेबिलिटी पेंशनर्स, जिसमें बैटल कैजुअलिटी भी शामिल है, वो लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी से जा मिले और इसके बाद राहुल गांधी ने पूरा मामला समझा और वित्त मंत्री को पत्र लिख दिया। तो देखिए, 8वें वेतन आयोग से पहले लीडर ऑफ अपोजिशन ने लिखा पत्र, भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन पर बड़ा खतरा। राहुल गांधी ने यह पत्र 25 फरवरी 2026 को लिखा है श्रीमती निर्मला सीतारमन, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कहा है, डियर श्रीमती निर्मला सीतारमन, आई राइट टू रिक्वेस्ट योर एक्शन ऑन 2 इश्यूज अफेक्टिंग आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल। यानी मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप 2 बड़े मुद्दों के ऊपर एक्शन लें, जिसमें पहला मुद्दा है एडिक्वेट फंडिंग टू द एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, एंड सेकंड है विड्रॉल ऑफ न्यूली इंट्रोड्यूस्ड इनकम टैक्सेस ऑन डिसेबिलिटी पेंशन। यानी ऐसे 2 बड़े मुद्दे जो भूतपूर्व सैनिकों को प्रभावित कर रहे हैं, जिसमें पहला कि ईसीएचएस में पर्याप्त फंड की व्यवस्था की जाए, और दूसरा है कि जो हाल ही में फाइनेंस बिल 2026 के जरिए डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर इनकम टैक्स थोपा गया है, उसको वापस लिया जाए। देखिए, आगे हम उसी लेटर को यहां पे हिंदी में ट्रांसलेट करके समझेंगे ताकि हम बेहतर तरीके से इसको समझ पाए। राहुल गांधी ने आगे वित्त मंत्री को लिखा है, पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना यानी ईसीएचएस पूर्व सैनिकों को सर्वोत्तम स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई है। आज ये योजना गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रही है। 12,000 करोड़ से अधिक के चिकित्सा बिल लंबित है। जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स कैशलेस इलाज भूतपूर्व सैनिकों और दूसरे ईसीएचएस लाभार्थियों को देते हैं। इसके बाद बिल क्लेम के लिए ईसीएचएस को भेजते हैं। बीपीए द्वारा बिल क्लेम प्रोसेस करने के बाद सरकार द्वारा ईसीएचएस को पर्याप्त बजट ना देने की स्थिति में ये बिल पेंडिंग है, और जहां अनुमानित इनकी लागत है वो 12,000 करोड़ रुपए बताई गई है। बजट आवंटन आवश्यकता से लगभग 30% कम है, और जो हर साल बजट आवंटित किया जाता है वो एक्चुअल बजट एक्सपेंडिचर से 30% कम आवंटित किया जाता है, और भुगतान न होने के कारण अस्पताल योजना से बाहर हो रहे हैं। जो इम्पैनल हॉस्पिटल है, उनको समय पे उनके क्लेम के पेमेंट ना होने की वजह से ये हॉस्पिटल इम्पैनलमेंट से बाहर हो रहे हैं। पूर्व सैनिकों को अपनी जेब से भुगतान करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अब कई ऐसे शहर हैं जहां पे यदि कोई एक भी इम्पैनल हॉस्पिटल नहीं है, इलाज कराना है तो ईसीएचएस में तो कोई इलाज है नहीं, ना ही ईसीएचएस में पर्याप्त दवाइयां होती है। तो इमरजेंसी सिचुएशन में और ज्यादा दूर ट्रेवल ना कर सके तो ऐसी सिचुएशन में पूर्व सैनिक अपने जेब से पैसे खर्च करके इलाज करवाते हैं।
या फिर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज में देरी करनी पड़ रही है। देश की सेवा करने वाले लोग संकट की घड़ी में उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। अब कोई कहे किसी को सांप काट ले और कहे कि संडे तक इंतजार करना है, तो वो आदमी कैसे जिंदा रह पाएगा। कैंसर जैसी गंभीर महामारियों के इलाज के लिए हॉस्पिटल में जाते हैं तो कहते हैं कि हमारे क्लेम पास नहीं हुए या हम इम्पेनलमेंट से बाहर चले गए हैं, वापस एमओयू होगा तब हम आपको इलाज देंगे। तो ऐसी स्थिति में ये जो कैंसर की बीमारी है वो और गंभीर हो जाती है। इतना इंतजार भूतपूर्व सैनिक या ईसीएचएस लाभार्थी नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा फाइनेंस बिल 2025 में सेवा में बने रहने वाले सैनिक की विकलांगता पेंशन पर टैक्स लगाने का प्रस्ताव आ चुका है। यानी ऐसे सैनिक जिनको डिसेबिलिटी होती है, इसके उपरांत वो अपनी सर्विस करते हैं, उनके बाद जो उनको डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है उनको इनकम टैक्स के दायरे में लाया गया है। 1922 के बाद यह पहली बार है जब डिसेबिलिटी पेंशन पर टैक्स लगाया जा रहा है। डिसेबिलिटी पेंशन का उद्देश्य घायल सैनिकों को राहत प्रदान करना है। इसे आय नहीं माना जाना चाहिए। इसके अलावा जब कोई डिसेबल्ड सोल्जर सेवा में बने रहने का विकल्प चुनता है या उससे अनुरोध किया जाता है तो वे घायल होने के बावजूद निस्वार्थ भाव से भारत माता की सेवा कर रहा होता है। जिस चीज की प्रशंसा की जानी चाहिए उस पर टैक्स लगाना अपमानजनक है। देखिए, एक सैनिक का जो परम धर्म होता है कि वो घायल होने के उपरांत भी लड़े, और ऐसा हमने कई बार देखा है। परमवीर चक्र, शौर्य चक्र, महावीर चक्र या दूसरे जो पदक मिलते हैं, मेडल से सम्मानित किया जाता है, जिसमें यह कहा जाता है कि फलां फलां सैनिक आतंकवादियों से लड़ते हुए गोली लगने से घायल हो गया, इसके उपरांत भी उसने 3 आतंकवादियों को मौत की घाट उतार दिया। तो क्या घायल होने के बाद लड़ना उसका गुनाह है क्या? नहीं, वो सैनिक का जज्बा है कि वो घायल होने के बाद भी वो आतंकवादियों से लड़ा, और यहां पे भी यही है कि डिसेबल होने के बाद में भी वो सेवा में बना रहने का इच्छुक है, तो उसका सम्मान किया जाना चाहिए, ना कि अपमान। अब कुछ दिन पहले, जैसा कि आप यहां पे नीचे वीडियो में देख पा रहे हैं, एक्स सर्विसमैन का एक प्रतिनिधिमंडल राहुल गांधी से मिला और उन्होंने इन मुद्दों को राहुल गांधी के संज्ञान में लाया। उनकी अपनी सरकार द्वारा निराश किए जाने की उनकी भावनाओं को सुनकर मुझे गहरा दुख हुआ, यह कहना है राहुल गांधी का, जो कि वित्त मंत्री को बता रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आप इस बात से सहमत होंगे कि आर्म्ड फोर्सेस में सेवारत हमारे भाइयों और बहनों को एक आभारी राष्ट्र से हर तरीके के समर्थन की आवश्यकता है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि पर्याप्त बजट सहायता प्रदान करके सभी लंबित ईसीएचएस देनदारियों का भुगतान करें और डिसेबिलिटी पेंशन पर पूरी तरीके से इनकम टैक्स एग्जेम्प्ट करें, चाहे वो इनवैलिड आउट पेंशन है या फिर डिसेबिलिटी पेंशन है। उसके ऊपर इनकम टैक्स जो लगाया गया है उस इनकम टैक्स को वापस लिया जाए और सैनिकों का सम्मान करना सीखा जाए। 1922 से लेकर आज तक यह जरूरत महसूस नहीं हुई और देश यूं ही ये चलता रहा और चलते चलते चौथी बड़ी आर्थिक अर्थव्यवस्था बन गया। तो क्या अब आगे बढ़ने के लिए केवल 2-3 करोड़ रुपए जो आप इनकम टैक्स वसूल कर लेंगे डिसेबल्ड सोल्जर से, उससे देश ज्यादा जल्दी तरक्की करेगा? 1922 से लेकर अब तक क्या तरक्की नहीं की देश ने? देखिए, देश हर परिस्थिति से गुजरा, ये भारत मां हर परिस्थिति से गुजरी। इस बीच देश आजाद भी हुआ, इलेक्शन भी हुए, लोकतंत्र की जो व्यवस्था वो बरकरार रही, सरकारें आती रही जाती रही, लेकिन किसी ने इस दुर्भावना से कभी नहीं सोचा कि उन भूतपूर्व सैनिकों से जिन्होंने देश के लिए अपने शरीर को बलिदान करने के लिए तत्पर रहे, तैयार रहे, आज भी तैयार है, और इस दौरान कहीं पे देश के बाहरी आक्रमणकारियों से लड़ते हुए या आंतरिक जो मुद्दे हैं, कॉन्फ्लिक्ट है, उसमें कहीं शरीर को क्षति पहुंची है, शरीर का कोई अंग खोया है,
तो उस अंक के बदले सरकार इनकम टैक्स कैसे वसूल सकती है? ये जो डिसेबिलिटी पेंशन 5, 7, 10 हजार रुपए दी जा रही है, ये केवल क्षतिपूर्ति है कि वो अपना इलाज ठीक तरीके से करा सके, और उसके ऊपर भी आप इनकम टैक्स वसूल रहे हैं। थोड़ा सा गहराई से सोचने की आवश्यकता है कि सरकार कर क्या रही है, ताकि इस बात को यदि गंभीरता से सोच लेगी तो ये इस प्रकार के लेटर लिखने की जरूरत शायद मेरे हिसाब से नहीं पड़ेगी। लेकिन सरकार ने अपने बजट को भूतपूर्व सैनिकों की डिसेबिलिटी पेंशन पे इनकम टैक्स लगा के भरने का जो प्रावधान किया है वो बिल्कुल गलत है। हो सकता है कि गलती में फैसला लिया गया होगा, तो इस फैसले को तुरंत वापस लेना चाहिए और भूतपूर्व सैनिकों और सैनिकों का सम्मान करना चाहिए। आप मेरी बात से सहमत हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें और इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।